फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पूनम 90 में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, इसका क्या काम होता है, इसकी कमी या अधिकता होने पर क्या होता है, कौन सी बीमारी हो जाती है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और ये कैसे डिसाइड करता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं। एमनियोटिक फ्लूइड साफ हल्के पीले रंग का द्रव्य होता है जिसमें गर्भस्थ शिशु तैरता है। गर्भावस्था की शुरुआत से लेकर अंतिम सप्ताह तक इसकी मात्रा बढ़ती जाती है, फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। पूर्ण गर्भावस्था के समय इसकी मात्रा 500 ml से 1500 ml तक हो सकती है। इसमें 99% पानी होता है। वहीं कुछ डॉक्टर इसे 1500 ml की जगह 1000 ml भी मानते हैं। इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है और इसके अंदर विभिन्न खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इसमें यूरिया रहता है। इसका निर्माण गर्भस्थ शिशु के मूत्र से होता है। एमनियोटिक द्रव्य में अल्प मात्रा में यानी 0.25% प्रोटीन पाया जाता है। यदि द्रव की मात्रा 1500 ml से अधिक होती है तो इसे पॉलीहाइड्रोमिनोज कहते हैं। वहीं कुछ डॉक्टर अगर इसकी मात्रा 1000 ml से अधिक होती है तो इसे पॉलीहाइड्रोमिनोज मानते हैं। एमनियोटिक द्रव बहुत ज़्यादा हो जाता है जो भ्रूण को गर्भ में घेर लेता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान बहुत सारी दिक्कत होती है। ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड के कारण गर्भाशय और आसपास के अंगों पर प्रेशर पड़ सकता है। इससे पेट में असहजता महसूस होती है, सांस फूल सकती है, ऐंठन हो सकती है, पेट की दीवार और पैरों में सूजन आ जाती है, शिशु की पोजीशन चेंज हो जाती है, बदलाव आ जाता है। गर्भाशय का साइज प्रेगनेंसी के हिसाब से ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी महिला का जो गर्भाशय है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है तो आपने ये कहते हुए भी सुना होगा कि इस महिला के गर्भ में 2 बच्चे तो नहीं हैं, कहीं इसकी प्रेगनेंसी ट्विंस तो नहीं है, ट्विंस बेबी तो नहीं है। तो वही इसका रीज़न होता है। कभी-कभी जो एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तब भी गर्भाशय बड़ा दिखता है। गर्भ के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड शिशु को सुरक्षित रखता है वहीं इसके बढ़ने से ज़्यादा होने से शिशु को मुश्किल हो सकती है। एमनियोटिक फ्लूइड गर्भ में शिशु को एक कुशन की तरह सिक्योर करता है। एमनियोटिक फ्लूइड शिशु के फेफड़ों, पाचन मार्ग और मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। इस फ्लूइड में गर्भस्थ शिशु की स्किन की एपिडर्मल सेल पाई जाती है। इसके अलावा गर्भ रोम यानी लेनुगो जो बाल होते हैं वो पाए जाते हैं। गर्भस्थ शिशु के ऊपर वर्निक्स कैसियोजा पाई जाती है जिसकी वजह से ये दूधिया दिखाई देता है। यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके ऊपर जो वाइट कवर होता है, जो आवरण होता है, उसको वर्निक्स कैसियोजा बोलते हैं। वहीं अगर एमनियोटिक द्रव में हरा रंग पाया जाता है तो यह मीकोनियम की उपस्थिति के कारण होता है जिसे गर्भस्थ शिशु में फीटल डिस्ट्रेस का साइन भी माना जाता है। यदि एमनियोटिक द्रव सुनहरे रंग का होता है तो रीसस हीमोलिटिक बीमारी का सूचक माना जाता है। 14 से 16वें सप्ताह के बीच में एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करने से गुणसूत्रीय असमानता का पता चल जाता है, यानी आनुवंशिक दोष का पता लगाया जा सकता है। एमनियोटिक द्रव का जन्म गर्भस्थ और मात्रक सतह से माना जाता है। तो चलिए देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के क्या क्या कार्य होते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक थैली को फुलाता है, गर्भस्थ शिशु के विकास और स्वतंत्र हलचलों को कराने में सहायक होता है। ये आघात के अवशोषक के रूप में काम करता है, यानी ये चोट और धक्कों से गर्भस्थ शिशु की रक्षा करता है। डिलीवरी के दौरान यह गर्भाशयी प्रेशर को समान रखता है। एमनियोटिक फ्लूइड के कारण ही हड्डियों, मांसपेशियों, फेफड़ों, पाचन तंत्र और शिशु के नाजुक अंगों का विकास अच्छे से हो पाता है। अक्सर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल का पता लगाते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल वैल्यू 500 से 1000 ml के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर सेंटीमीटर की बात करें तो इसका स्तर 5 से 25 सेंटीमीटर सामान्य होता है, नॉर्मल होता है। पॉलीहाइड्रोमिनोज का क्या कारण होता है, तो चलिए देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज होता है उनको ये खतरा ज़्यादा रहता है। वहीं जुड़वा बच्चे होने पर दोनों शिशु एक ही प्लेसेंटा शेयर करते हैं। इस वजह से हो सकता है एक बच्चे को कम एमनियोटिक फ्लूइड मिले और दूसरे को ज़्यादा मिले।
इससे जन्मजात विकार भी हो सकते हैं। वहीं अगर वायरल इन्फेक्शन, फीटल एनीमिया और किडनी या हार्ट प्रॉब्लम में भी पॉलीहाइड्रोमनोज हो सकता है। पॉलीहाइड्रोमनोज कम या ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा होने पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा फ्लूइड के कारण गर्भाशय फैल जाता है और इसकी वजह से प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी भी हो सकती है। एमनियोटिक थैली फट सकती है। फ्लूइड के लीक होने पर प्लेसेंटा एब्रप्शन हो सकता है। प्लेसेंटा एब्रप्शन यानी बच्चे के जन्म से पहले गर्भनाल का गर्भाशय की भीतरी दीवार से छिल जाना। गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड योनि में गिर सकती है। डिलीवरी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। स्टिल बर्थ यानी पेट में ही बच्चे के मरने का खतरा हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने पर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। ज़्यादा लेवल होने पर यानी आपकी सांस फूल रही है या फिर प्रीटर्म लेबर का जोखिम है, तो उसे कम करने के लिए डॉक्टर आपके एमनियोटिक फ्लूइड लेवल को कम करते हैं और आपको ट्रीटमेंट देते हैं। पॉलीहाइड्रोमनोज के कारण को जानते हैं, कंडीशन को देखते हैं और आपके लक्षण और प्रेगनेंसी के महीने के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देते हैं। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको समय से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। अगर फीटल कंडीशन के कारण यह स्थिति बनी है तो इसे दवा से ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर यूट्रस के अंदर एक सुई डालकर एक्स्ट्रा एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। वहीं अगर एमनियोटिक द्रव की मात्रा 300 ml से कम है, वहीं कुछ डॉक्टर इसे 500 ml भी मानते हैं 300 की जगह। तो इसे ओलिगोहाइड्रोमनोज कहते हैं। शरीर में पानी की कमी सूजन को बढ़ाती है, ये गंभीर भी हो सकता है, इसलिए आपको प्रेगनेंसी में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। इसके लिए आप नारियल पानी ले सकती हैं, आप पानी वाले फल ले सकती हैं, इससे शरीर में एनर्जी रहती है और प्रेगनेंसी की थकान भी दूर होती है। नींबू पानी ले सकती हैं, हरी सब्जियां खा सकती हैं और प्रेगनेंसी में ऐसे हर्बल टिप्स फॉलो ना करें जिससे आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े, यानी जो मूत्र वर्धक का काम करें। शराब से दूरी बना लें और नियमित रूप से कम 40 मिनट एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से एमनियोटिक द्रव का स्तर कंट्रोल में रहता है। एमनियोटिक द्रव की कमी होने पर शिशु को चोट लग सकती है या फिर कोई और परेशानी हो सकती है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से ही शिशु गर्भ में सुरक्षित रह पाता है, हेल्दी रहता है। ये गर्भस्थ शिशु के चारों तरफ एक आवरण बना लेता है। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ता जाता है और फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी की अवधि बढ़ती है वैसे ही एमनियोटिक द्रव कम होता जाता है। एमनियोटिक द्रव का बनना प्रेगनेंसी के फर्स्ट स्टेज से ही शुरू हो जाता है। गर्भधारण के 12 दिनों में ही शरीर में मौजूद पौष्टिक तत्वों एवं पानी से ये बनने लग जाता है। यह करीब 14 से 21 सप्ताह तक नॉर्मल रहता है। वहीं प्रेगनेंसी के आखिरी सप्ताह में ये कम होने लग जाता है। लगभग 600 ml एमनियोटिक द्रव पूर्ण अवधि यानी 40 वीक में बच्चे को घेर लेता है। एमनियोटिक द्रव की कमी से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हर एक प्रेग्नेंट लेडी में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में एमनियोटिक द्रव की कमी हो जाती है तो आपको पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। गर्भाशय के विकास में कमी आ जाती है, गर्भाशय कम बढ़ता है, गर्भाशय संकुचन हो सकता है, भ्रूण की हलचल कम होती है क्योंकि उसे घूमने के लिए पानी कम पड़ जाता है। हाँ, एमनियोटिक द्रव का रिसाव हो सकता है। वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस में इन्फेक्शन हो सकता है। प्रेगनेंसी संभावित डिलीवरी डेट से आगे बढ़ रही है तो भी एमनियोटिक द्रव कम होता जाता है। शिशु के बढ़ते आकार और जरूरी पोषण के हिसाब से यह द्रव कम पड़ता है, जिससे शिशु को पोषण पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाता है। प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो ये चिंताजनक हो सकता है। बच्चे पर भी इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने से शिशु के फेफड़े सही तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं या फिर विकसित होने में परेशानी आती है। अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। ये प्रेगनेंसी की पहली और तीसरी तिमाही की शुरुआत में अगर एमनियोटिक द्रव कम है तो ज़्यादा होता है। आपको समय से पहले शिशु का जन्म हो सकता है, प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है, डिलीवरी के दौरान गर्भनाल सिकुड़ी हुई हो सकती है, आपको सिजेरियन डिलीवरी करवानी पड़ सकती है क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड के साथ बच्चा आसानी से नॉर्मल डिलीवरी के समय बाहर आ जाता है। अब मैं बात करूंगी कि अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो उसके क्या कारण होते हैं। इसका कारण होता है, मेन कारण होता है आपको डिहाइड्रेशन की वजह से एमनियोटिक द्रव कम हो सकता है।
मोटापा और प्रेगनेंसी में बीपी हाई होने पर भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो सकता है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, जैसे प्लेसेंटा की समस्या होना, झिल्ली का फटना या रिसाव होना, योनि मार्ग के जरिए भ्रूण का विकास सही तरीके से न हो पाना, प्रेगनेंसी में डायबिटीज या बीपी हाई होना, गर्भस्थ शिशु को किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या होना। ये कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद भी अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसे जन्म के समय ही शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हाई बीपी होना, डायबिटीज होना, प्री एक्लेम्पसिया होना, लीवर किडनी जैसे अंगों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर पूरी एमनियोटिक थैली को देखकर द्रव का स्तर चेक करते हैं। वे गर्भ में द्रव की सबसे बड़ी पॉकेट की गहराई मापते हैं। गर्भावस्था के समय गर्भावस्था के हर सप्ताह के लिए एमनियोटिक फ्लूइड के सामान्य स्तर पहले से ही निर्धारित होते हैं, इसलिए आपके स्तर की तुलना भी इनसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।